गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक लेंगे उच्चारण स्थानानी। ये उच्चारण स्थानानी जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत व्याकरण जो है उसके अकॉर्डिंग ही पूरी संस्कृत विषय टिकी हुई है। संस्कृत व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही अति आवश्यक है। तो इसमें व्याकरण में एक टॉपिक है जिसका नाम है उच्चारण स्थानानी। आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा कि उच्चारण स्थान का मीनिंग क्या है। यहाँ पर हमारे मुख द्वार से जब हम बोलते हैं, जब हम कहते हैं तो कुछ ध्वनियाँ निकलती है, अलग अलग प्रकार की कुछ ध्वनियाँ निकलती है। वो कहाँ से जब हमारी जिह्वा टच होगी तो अलग अलग प्रकार की ध्वनियों का निर्माण करती है। यही है वो उच्चारण स्थान। जब हम किसी भी वर्ण को उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, तो बोलने के बाद में जो ध्वनियाँ बाहर निकलती है वो कहलाता है उच्चारण। और ये जहाँ से निकलते हैं, जिस भाग से निकलते हैं और उसमें भागों के अंदर निकलने से परिवर्तन आते हैं उसके स्वरों के अंदर, उसके बोलने के अंदर, उसी को वही वो स्थान कहलाता है। तो उच्चारण स्थान हम टॉपिक पढ़ेंगे। ये उच्चारण स्थान जो है 9 प्रकार के कहे गए हैं। हम इससे पहले एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं स्वरों के बारे में कि भाई 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहले होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर जहां पर बोलने में कम समय लगता हो। ह्रस्व स्वर का मीनिंग क्या है? जब हम कोई वर्ण बोलेंगे तो उसको बोलने में बहुत कम समय लगता है। जैसे कि 1 सेकंड का समय लगता हो, 1 सेकंड का समय लगता है, वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिसमें कौन कौन से होते हैं? ई, उ, री, लृ। अ, ई, उ, री, लृ। ये ह्रस्व स्वर है। ठीक है। अब इसको बोलने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड। बोलने में 1 सेकंड का समय लगता है, वह ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। इसको हम दीर्घ भी बोल सकते हैं। दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ री, ए, आई, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसको बोलने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 2 सेकंड का समय लगता है। यानी कि ह्रस्व स्वर से 1 सेकंड ज़्यादा। जब हम किसी वर्ण को बोलेंगे, उच्चारण करेंगे उसका, तो उस समय 2 सेकंड का समय लगेगा। तो जहां 2 सेकंड का समय लगता है वो कौन से स्वर होंगे? दीर्घ स्वर होंगे। और जहां 1 सेकंड का समय लगता है वो कौन से स्वर होंगे? ह्रस्व स्वर होंगे। ह के अंदर र ध्यान रखना, ह्रस्व स्वर। देखो भाई, मात्राओं का ज्ञान होना बहुत अत्यधिक आवश्यक है। ये र, ये री, ये र की, ये री की, ये जो मात्रा री की, तो उसको स्पष्ट वाचन करना भाई, ध्यान रखना। प्र, 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 ये र है। प्र, र की ध्वनि आनी चाहिए। ये री है। प्री, प्री, प्र, प्री,
तो जिसकी जो मात्रा है उस मात्रा का सही उच्चारण करना है, एकदम करेक्ट उच्चारण करना है हमें, ये ध्यान रखें आप। तो 1 सेकंड का समय लगता है वो कौन से ह्रस्व स्वर, 2 सेकंड का समय लगता है कौन से दीर्घ स्वर, अंतिम आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? जब किसी वर्ण के पीछे ये 3 और नीचे गांठ दी हुई हो वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, आ और फिर ये कर दिया, ये कर दिया, यानी कि 2 सेकंड से अधिक समय लगता है, 2 सेकंड से अधिक, 2 सेकंड से अधिक का समय लगे वो कौन से स्वर कहलाएंगे? वो प्लुत स्वर कहलाएंगे। ये जो स्वर हैं ये वेदों में काम आते हैं। कहाँ काम आते हैं? वेदों में काम आते हैं। जहाँ वेदों के मंत्र होते हैं ना, वेदों में जहाँ मंत्रों में काम आते हैं, ये ध्यान रखना आप, प्लुत स्वर। अब एक बनाया गया है मुर्गी की आवाज, मुर्गी की बांग या आवाज। मुर्गी की बांग है कू कू कू, कुक्कू 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 कुक्कू, ये मुर्गी की आवाज। ये मुर्गी की आवाज हमें बताती है कि सबसे पहले ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर और फिर प्लुत स्वर। तो इस प्रकार से ये स्वरों का वर्गीकरण है, स्वरों का विभाजन है कि सबसे पहले 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसकी जानकारी होना अत्यधिक आवश्यक है। कौन से प्लुत स्वर होते हैं, कौन से दीर्घ स्वर होते हैं और कौन से प्लुत स्वर कहे जाते हैं, इसकी जानकारी होना अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, ये तो था स्वरों के बारे में। अब हम आगे करते हैं उच्चारण स्थान। आपको मैंने प्रत्याहार करवाए थे क्या? शायद पहले करवाए थे मैंने आपको प्रत्याहार, आप शायद भूल गए होंगे। मैं फिर करवाऊंगा प्रत्याहार आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आप उच्चारण स्थान पे आ जाते हैं वापस। उच्चारण स्थान, उच्चारण जहां जिस स्थानों पे होते हैं वो उच्चारण स्थान कहलाते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला उच्चारण स्थान जो है, अब ध्यान से देखिएगा, सूत्रों को विशेष प्रकार से देखना है, याद करना है। अकुह विसर्जनीय, अकुह विसर्जनीय, कंठ, मैं थोड़ा वापस लिख देता हूं। अकुह विसर्जनीय कंठ, अकु विसर्जनीय कंठ, अकु विसर्जनीय कंठ। अब कंठ ये क्या है? ये उच्चारण स्थान है। क्या है? उच्चारण स्थान है, ध्यान रखें। अब कंठ में कौन कौन से उच्चारित वर्ण आते हैं? कंठ से बोलने वाले या कंठ से निकलने वाले कौन कौन से उच्चारित वर्ण होते हैं? वो ये वर्ण होते हैं। अब इसको मैं खोल के अभी लिखूंगा मैं, लेकिन इसको सूत्र के आधार पर याद करना है आपको। इस सूत्र को आपको कंठस्थ करना है, याद करना है, ध्यान रखें। अ का मतलब क्या होता है? आप देखिए, मैं खोल के लिख रहा हूं। अ आ समान स्वर। कु का मतलब क्या होता है? क वर्ग। क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। क, ख, ग, घ और अंग, ये 5 वर्ण होते हैं। क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। याद रखें, इसको अंग ही कहा जाए। ठीक है, इसको हड़ नहीं बोलेंगे। हड़ जो होगा वो ड के नीचे बिंदी होगी। ठीक है,
इसको अंग कहा जाएगा। इसका उच्चारण जो है वो ये है, अंग, ध्यान रहे, ठीक है, ये नहीं है। तो क वर्ग पूरा आ गया, अ का मतलब अ और आ, कु का मतलब क वर्ग पूरा, ह देखें आप, इसके बाद आता है ह, ठीक है, ह आ गया। ह के बाद में विसर्जनीय, विसर्जनीय का मतलब होता है भाई विसर्ग। क्या मतलब होता है? विसर्ग। ये जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान कौन सा होगा? कंठ होगा। कौन सा होगा? कंठ। हमारे गले के यहां देखिए नीचे कंठ है, तो जो वर्ण कंठ के द्वारा, कंठ से घर्षण करके या कंठ से निकलेंगे वो वर्ण क्या कहलाएंगे? कंठ कहलाएंगे। यानी कि उस सूत्र के आकार पर क्या कहा जाएगा? अकुह विसर्जनीय कंठ। आपको सूत्र याद करना है, अकुह विसर्जनीय, अकुह विसर्जनीय कंठ। यानी कंठ में कौन कौन से होते हैं? और आ, क वर्ग पूरा, ह और विसर्ग, और आ, क वर्ग पूरा, ह और विसर्ग। समझ में आया? इसी तरीके से हमको आगे भी करना है। दूसरा, ईचु यशाणाम। ईचु यशाणाम तालु है, ईचु यशाणाम तालु। अब इसको भी खोलो। तालु कंठ यहां होता है और तालु कहां होता है? तालु जो ऊपर वाले जो दांत हैं, ये दांत के अंदर जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको तालु कहा जाएगा। ध्यान रखना, तालु क्या आएगा? तालु में कौन कौन से वर्ण आएंगे? बिल्कुल इसी तरह से करना है। वेरी गुड। ई, बड़ी ई, समान स्वर। चू का मतलब सेम टू सेम कू की तरह। वेरी गुड। च वर्ग पूरा। च वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं भाई? 5 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? च, छ, ज, झ और य, ये 5 वर्ण। चू वर्ग में अगर च वर्ग, य लिख दीजिए। य के बाद में श, ये वाला श याद रखें, ध्यान रखें आप, श। तो ये जो वर्ण है, ई, बड़ी ई, दीर्घ ई, च वर्ग में च, छ, ज, झ, य और श। ये जो श है ये सब किस में आते हैं? इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तालु होता है। उनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तालु। ठीक है, अब इसको याद रखने का सूत्र है ईचु ईशानाम तालु, ईचु ईशानाम तालु। तीसरा देखें, री, टू रसा नाम, री टू रसाणाम, री टू रसाणाम मूर्धाः, री टू रसाणाम मूर्धाः। अब इसमें देखिए मूर्धा, जो अभी तालु था, तालु के ठीक थोड़ा सा आगे ऊपर की तरफ एक खड्डा है, उस खड्डे को ही हम मूर्धा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्धा, उस खड्डे को। तो ये मूर्धा स्थान, इसमें से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं? ये री ले लो, फिर दीर्घ री, समान स्वर है दीर्घ री की 2 मात्रा होती है, ध्यान रखना आप हमेशा। ये 1 मात्रा ह्रस्व री की, दीर्घ री की 2 मात्रा होती है। फिर टू सेम, वेरी गुड। ट वर्ग में ट, थ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, ये हो गए, ट वर्ग हो गया। फिर आ गया र, अब ले लो र। फिर आ गया आपके श, ये वाला श ले लो, ठीक है। तो मूर्धा जो स्थान है उच्चारण का, उनमें से कौन कौन से वर्ण आते हैं?
रस्वरी दीर्घरी ट वर्ग पूरा, जिसमें ट ठ ड ढ हण, ठीक है, इसको हण पढ़ा जाए, न नहीं पढ़ा जाए, ये हण है। तो जैसा जो वर्ण बनाए गए ना, जैसे बने हुए उसको उसी का उच्चारण करें आप, गलत उच्चारण ना करें। हण, फिर र आ गया, फिर आ गया श, फिर कौन सा आ गया श, ये श, ठीक है। इसका उच्चारण बहुत थोड़ा कठिन है क्योंकि वेदों के अंदर इसको ख से उच्चारित किया जाता है, ध्यान रखें। चौथा वर्ण अकुशर्जन्य कंठ ईचु ईशानाम तालुहु रीटु रसाणा मूर्धा लृ तु लृतु लसानाम लृतु लसानाम दंत्यः लृतु लसानाम दंत्यः। अब दंत्य मतलब दांत। अब दांत के स्पर्श से जब जिह्वा जो है, हमारी जीभ जो है वो दांत से स्पर्श करेगी, फिर हम अगर उच्चारित करेंगे, किसी को बोलेंगे, कहेंगे, तो उसमें से कौन कौन से वर्ण निकलेंगे वो उसके बारे में बताया गया। तो दांत से स्पर्श होते कौन कौन से, ये क्या है लृ, लृ, ये वर्ण जो है अपन को संस्कृत में देखने को मिलता है, हिंदी में देखने को नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। इसीलिए कहा गया है संस्कृत जो है सभी विषयों की जननी है और ये ह्रस्व स्वर है। अभी मैंने आपको बताया था लृ, लृ आ गया, लृ के बाद में ये तू, तू का मतलब वेरी गुड, लृ के बाद में तू का मतलब त वर्ग, और त वर्ग में कौन कौन से होते हैं, त थ द ध न, त थ द ध न, ये तू वर्ग हो गया। फिर आ गया अगला ल, ल ले लो। फिर अगला वर्ण आ रहा आपके ये वाला स, तो ये वाला स ले लो, ठीक है, बस। तो दंत्य में कौन कौन से वर्ण आएंगे, दंत्य जो उच्चारण स्थान है उसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, लृ, त वर्ग, त वर्ग में त थ द ध न, ल और स, लृतु लसानाम, लृतु लसानाम। इसको बोले, कोशिश करें बार बार 3-4 बार बोले, आराम से याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, ठीक है। लृतु लसानाम, ये हो गया आपके दंत्य उच्चारण स्थान। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब ये जो अंतिम जो वर्ण है, ये वाले जो, ये तीनों श श स, तीनों स। अब इसको कभी भी आप शंकर वाला श नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, शंकर वाला स कभी मत बोलना, क्योंकि इसका अब उच्चारण स्थान, इसका नामकरण हो गया आपके सामने। वैसे तो कभी हो गया था, लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा तो आज हमने इसका नामकरण कर दिया है। अब इसका नामकरण ध्यान रखना, ये श कौन सा, ये श है तालु, यानी तालव। कौन सा श, ये तालव्य श, ध्यान रखना हमेशा। कौन सा श, ये तालव्य श। कौन सा श, ये तालव्य श, ध्यान रखना। ये वाला श कौन सा है, ये मूर्धा, ये मूर्धन्य श। कौन सा है, ये मूर्धन्य श। अब इसको कभी भी षटकोण वाला श मत बोलना, कभी भी इसको षटकोण वाला स नहीं बोलना है, इसको हमेशा मूर्धन्य श ही बोलना है। अब आ गया ये वाला स, अब इस स को क्या कहा जाएगा, दंत्य स। कौन सा स है, ये दंत्य स। कौन सा स है, ये दंत्य स। कभी भी इसको स से सड़क वाला स नहीं कहें, इसको दंत्य स ही कहा जाए, इसको मूर्धन्य श ही कहा जाए। इसका उच्चारण ध्यान रखें, श श श श। मैंने बोला था ना, जो खड्डा है वहां से हवा निकलेगी, ध्यान रखना, वहां से हवा निकलेगी। जीभ के जो साइड वाला भाग है ना, वो हल्का से टच होगा ऊपर जो है ना तला, उसके साइड में वहां पर, और खड्डे के अंदर से वो हवा निकलेगी। ऊपर तले के पास जो खड्डा है, खड्डा नुमा जो जगह है, वहां से वो हवा निकलेगी, तब जाकर के इसका एकदम सही उच्चारण होता है, श श श श। ठीक है, ये है इसका उच्चारण है स, इसका है श, और इसका उच्चारण है, इसका उच्चारण स्थान है तालव्य। कौन सा है, तालव्य, और इसका उच्चारण होगा श। ये शीटी बजती है ना, शीटी के लिए जब जिह्वा को दोनों साइड में मोड़ करके थोड़ा लंबी करके रखते हैं, नीचे वाले तले के ऊपर, दांत से जस्ट आगे,
तब जाकर के इसकी ध्वनि जो निकलती है श, ध्यान रखें। तो तालव्य श, तो ये तीनों श आप ध्यान रखें। लीतु लसानाम दंत्य, एक और ले लेते हैं उपुपद। उपुपद मानीय नाम, उपपद मानीय नाम ये है अपने ओष्ठ। ओष्ठ, उपपद मानीय नाम ओष्ठ, ध्यान रखें। उपपद ये ध है, ये म, उपपद मानीय नाम ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब क्या होता है? होठ, लिप्स। तो ये होठों से स्पर्श करके ही जो ध्वनि बाहर आएगी वो ओष्ठीय वर्ण कहलाएंगे, ध्यान रखना, ओष्ठीय वर्ण कहलाएंगे। अब क्या क्या होते हैं ओष्ठीय वर्ण में? ऊ ले लो, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, ठीक है। पू, पू का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। अब देखो धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना। प वर्ग, प वर्ग में कौन कौन से होते हैं? प होता है, फ, ब, भ और म, ये प वर्ग में होते हैं। प, फ, ब, भ, म, ये जो भी वर्ण है ये सब के सब वर्ण दोनों होठों को चिपका के ही बोल सकते हैं। बिना टच किए तो हम बोल ही नहीं सकते इन वर्णों को। तो हर एक वर्ण का अपने अपने उच्चारण का बहुत ही बड़ा महत्व है भाई। बोले प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म। देखिए इन सभी के जो बोला था दोनों होठ चिपक रहे थे। बिना होठ चिपकाए जरा ये बोलना कोशिश करना, घर पे निकल जाए तो मुझसे मिलना। प, फ, ब, भ, म, प वर्ग। ऊ का मतलब ह्रस्व दीर्घ ऊ, पू का मतलब प वर्ग पूरा। अब पद्यमानी, पद्यमानी क्या होता है? ये पद्यमानी होता है भाई, ये थोड़ा अलग है। आधा प और आधा फ, आधा प और आधा फ ये विसर्ग है, ध्यान रखना। इसको आधा प और आधा फ कहा जाएगा, अर्ध विसर्ग इसको बोला जाएगा, अर्ध विसर्ग, ध्यान रखना, ठीक है। अर्ध प अर्ध फ, ध्यान रखें, अर्ध प अर्ध फ, ये निशान ध्यान रखें। ये उपपदमान्य का निशान होता है, ये पद्यमानी का निशान होता है, ध्यान रखना, पद्यमानी का निशान होता है। तो इस तरीके से हमको ये 5 मैंने आज आपको चीज करवाई। इसके बाद में इसका अगला जो है वो हम कल करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। लेकिन आज तक आपको क्या जो मैंने काम करवाया है ना, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि इसको आपको लर्न करना है अच्छे से। क्या करना है? लर्न करना है। ये मैं आपको यहां होमवर्क डाल देता हूं। आपका होमवर्क है इन 5 तक पांच उच्चारण स्थानानि लर्न करें और कंठस्थ करें। इसको क्या करें? कंठस्थ करें इसको इसी के अनुसार। अकुह विसर्जनीय कंठ, इचु ईशानाम तालो, रीटु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंत्य, उपपद माने नाम ओष्ठ। तो इस तरह से आपको बोल बोल करके इनको याद करना है। इसके आगे में 6 से आगे जो है वो मैं आपको कल बताऊंगा। और होमवर्क अपना याद रखना, इसको नोटबुक के अंदर लिखना है इसको यहाँ तक। और लिखने के बाद मैं आपको जब पूछूंगा इसका टेस्ट लूंगा तब मेरे को पता चल जाएगा। लेकिन आपको कंठस्थ करना है, इसको याद अच्छे तरीके से करना है। और इन तीनों को श को कभी भी अब जो पहले बोलते थे उस तरह से नहीं बोलना है। अब इसके जो नाम आ गए उस तरीके से बोलना है। जब भी मैं कभी पूछूं ये वाला श कौन सा है तो आप डायरेक्ट बोलोगे मूर्धन्य श। मैं बोलूंगा ये वाला श कौन सा है तो आप बोलोगे तालव्य श। मैं बोलूंगा ये वाला स कौन सा है तो आप बोलोगे दंत्य स। ठीक है, ये ध्यान रखें। होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करना। थैंक यू।